शाजिद जी आपके पास आते हुए, ये 400 पार वाला जो नारा है, ये मामला समझ नहीं आ रहा। लोग पूछ रहे हैं कहां से आने वाली है इतनी सीटें, कौन सा वो चमत्कार है जो 24 में होगा जिसकी वजह से, और बीजेपी 303 से सीधा 370 पार, कैसे, कहां से? बिल्कुल, और जैसे कि आपने खुद ही कहा, मोदी है तो मुमकिन है। इतनी चीजें जो नामुमकिन लगती थी हमें, सोचिए 10-15 साल पहले, और सोचिए वो मुमकिन हो रही है कि नहीं। 370 की अगर बात की जाए, इस आर्टिकल को हटाने को लेकर क्या कोई सोच भी सकता था? क्या कोई सोच भी सकता था कि संभव है? लेकिन वो कुछ हुआ हमारे देश में जो वाकई में लग रहा है कि अगर कोई कर सकता है तो मोदी जी ही कर सकते हैं। आज सोचिए, आज के दौर में 80 करोड़ लोगों को, क्या आपके भी सोच सकती थी कि उनको फ्री में राशन खाना, 5 किलो गेहूं और दाल मिलेगी? कोई सोच सकता है कि 25 करोड़ सबसे गरीब लोग बहुत ही गरीबी से निकलकर ऊपर आएंगे और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगा? कोई सोच सकता था कभी भी 10 साल पहले कि संभव होगा कि 50 करोड़ सबसे गरीब घरों में जनधन का खाता खुलेगा? तो इतना सब कुछ मुमकिन हुआ है। मुझे लगता है थोड़े वक्त की बात है। 470 भाजपा के लिए और 400 पार एनडीए के लिए, और ये किसी भी तरह से चुनावी नारा नहीं है, ना ही मोदी जी की सोच है। मुझे लगता है पूरा देश ये चाहता है कि, और यह वोट जो होगा, जो भाजपा के लिए जाएगा, वो घर घर के लिए जाएगा। ये वोट असल में किसी एक खानदान के लिए नहीं जा रहा है, जो हमेशा जाता रहा है कांग्रेस परिवार में, ममता परिवार में, यादव परिवार में। ये वोट जा रहा है एक गरीब देशवासी के घर में, और इसीलिए यही है मोदी जी की गारंटी, और इसीलिए हम भी आश्वस्त हैं कि सब लोग अपने घर के लिए वोट करेंगे, यानी मोदी जी के लिए वोट करेंगे। वो आपका वोट आपके घर जाएगा, आपके परिवार को जाएगा, आपके बच्चों को जाएगा, और इसीलिए अब की बार 400 पार। इसीलिए अब की बार 400 पार। रोहन जी, कोई नारा तो आप लोग भी दीजिए, चुनाव करीब है, सन्नाटा दिख रहा है। मुझे आवाज नहीं आ रही है अंजना की। अच्छा, रोहन जी को आवाज नहीं जा रही है, अब आ रही है रोहन जी? ठीक है सर, आप फिर से आपको कनेक्ट करते हैं, शायद कुछ दिक्कत आ रही हो ऑडियो में। बस अगर आप हल्का सा भी सुन पा रहे हो तो मैं पूछ रही थी कि कोई नारा तो कम से कम, कुछ एनर्जी तो दिखे सामने से। कोई नारा सीट को लेकर कुछ ऐसी बात ही नहीं आ रही है। बीजेपी वाले 400 पार 370 पार की बात कर रहे हैं। तौसीफ खान साहब, पश्चिम बंगाल में जिस तरह का कोहराम मचा हुआ है, ममता सरकार घिरी हुई है संदेश खाली की परिस्थितियों को लेकर, इन सब के बीच, और उन्होंने तो हाथ ही धो लिया इंडिया गठबंधन से। क्या आपको नहीं लगता है कि ये टूट, ये फूट, ये मिसमैनेजमेंट बीजेपी को, एनडीए को फायदा पहुंचाएगा? नहीं, देखिए, कोई किसी भी तरह का टूट और फूट यहाँ पे बंगाल में नहीं है। बंगाल में जब से ममता बनर्जी को बंगाल की जनता ने मुख्यमंत्री के तौर पर बंगाल के में लाया है, हाँ, तब से आप देखेंगे रिकॉर्ड आज तक वो वक्त के साथ और मजबूत होती चली गई है। 2021 में और उसके बाद 2023 पिछले साल जो चुनाव हुए थे पंचायत के, और जो बाई इलेक्शंस हुए थे एमपी सीट में या एमएलए सीट में, हर जगह मैक्सिमम सीट तृणमूल को मिला है, ममता बनर्जी को मिला है। तो जो ट्रेंड है वो यही कहता है कि ममता बनर्जी 2024 में मैक्सिमम सीट लेकर के आएंगी। इंडिया अलायंस को, कांग्रेस को जितनी जरूरत बंगाल में ममता बनर्जी की थी, उतनी जरूरत ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस की बंगाल में नहीं है। जहां तक अगर बंगाल के सवाल है तो बंगाल में केवल एक ही लहर है, वो है ममता बनर्जी का लहर, जो आज भी कायम है, और उनको मैक्सिमम सीट मिलेगा। अब बंगाल के बाहर में तो इंडिया अलायंस अभी भी कायम है, ममता बनर्जी ने कहा भी है, और पोस्ट पोल अलायंस की भी संभावना है कि इलेक्शन होने के बाद में भी अलायंस बन सकता है। क्योंकि मुद्दा है यहाँ पे कि बीजेपी की जो रणनीति रही है, बीजेपी ने देश को जिस रास्ते में लेकर चले आए हैं वहां से उनको हटाना। आज देखिए, हमारे अन्नदाता हैं किसान, उनके लिए रास्ते में कील बिछा दिया जाता है, उनको एक क्रिमिनल की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाता है, उनपे आंसू गैस लगाए जाते हैं, और जिस रास्ते से उन लोग आ रहे वहां पे 20 पुलिस स्टेशन के एरिया में इंटरनेट बंद कर दिया जाता है कि ये उनकी जो प्रोटेस्ट है वो, उनकी आवाज जो है उनको दबाया जाए।
इंटरनेट बंद करने और इंटरनेट बंद करने के लिए कौन से कानून का इस्तेमाल होता है? इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। आ रही हूँ, पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए, बीच में नहीं। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो कि ब्रिटिश के जमाने का कानून है, उस कानून का इस्तेमाल करते हुए ये इंटरनेट को बंद कर देना, ये तो मोदी सरकार का। आप देखिए मणिपुर में भी इंटरनेट बंद कर देते, लेकिन क्या हमारे पास में मणिपुर की खबर पहुंचती है या नहीं पहुंचती? अगर ये इंटरनेट भले ही बंद कर दे, क्या हम आज किसान आंदोलन के बारे में जानते हैं या नहीं जानते? तो एक हवा चला देना सोशल मीडिया में इंटरनेट बंद करके, और ये अपने मुआ मिट्ठू बनना कि हम 400 सीट लेके चले आएंगे। जमीन तो खिसक रही है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का भी फैसला आ गया। मोदी सरकार जो, देखिए हर कोई अपनी अधीर बाबू, सुनिए तौसीफ जी, अधीर रंजन भी पहुंचे हैं, और संदेश खाली का मुद्दा सिर्फ बीजेपी नहीं उठा रही है, ममता दी को अधीर बाबू भी घेर रहे हैं, और आप कह रहे टूट फूट ही नहीं है। नहीं, ठीक है, अधीर बाबू ने पहली दफा तो कोई खिलाफ तृणमूल के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि उनका स्टेट पॉलिटिक्स रहा है। वो तृणमूल के अपोजिशन रहते हैं स्टेट पॉलिटिक्स में, अपनी वो पहचान बनाए रखना चाहते हैं, मुर्शिदाबाद की अपनी सीट बचाए रखना चाहते हैं। हाँ। आने वाले दिनों में क्या होगा वो तो जनता डिसाइड करेगी। लेकिन अधीर रंजन चौधरी के संदेश खाली जाने से कुछ नया कुछ नहीं है इसमें। सीपीएम वाले भी वहां पहुंचे थे, और एक बार रोहन जी बोल रहे, फिर आप शाजिया जी इसका दोनों का जवाब दीजिएगा। एक बार रोहन जी के पास जाते हो। रोहन जी, कोई नारा तो दीजिए, कोई सीट का आकलन तो दीजिए, कुछ तो बताइए कि आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है। ये तो तय है कि अपने दम पर शायद आपको विश्वास नहीं आया, तभी सबके साथ गठबंधन किया है। एनडीए ने भी गठबंधन किया है, वो टारगेट अलग अलग रख रहे हैं, 370 फॉर बीजेपी एंड 400 पार फॉर एनडीए। ऐसा कोई टारगेट आप लोग भी तो बताइए। देखिए, आपने कहा अंजना जी के स्लोगन, तो चलो स्लोगन से ही बात शुरू करते हैं कि नहीं होता दिख रहा सत्ता का सपना साकार, इसीलिए एजेंसियों को बना रहे हथियार। ये आज का भाजपा का स्लोगन है। क्यों मैं आपको बता रहा हूं अंजना जी, आज एक बड़ी घटना हुई जब कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि 2018-19 में हमने हमारा रिटर्न 45 दिन लेट फाइल किया, और 14,40,000 जो हमारे सांसदों और एमपी ने कैश में पैसा जमा किया। ये दो कारण से 210 करोड़ की रिकवरी निकाली गई और अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। लोकतंत्र बचा कहां है? और अंजना जी, अगर इनको अपनी बात पे इतना ही भरोसा होता तो ये सब क्यों करना पड़ रहा है? क्यों विपक्षी नेताओं को उठा उठा के एमपी बनाना पड़ रहा है? क्यों विपक्षी पार्टियों को तोड़ना पड़ रहा है? क्यों गठबंधन को तोड़ना पड़ रहा है? अगर उनको अपनी बात में, अपने काम पे भरोसा होता अंजना जी, हाँ। तो ये मजबूरी नहीं होती। ये इनकी मजबूरी है कि विपक्ष को कैसे तोड़ा जाए, प्रताड़ित किया जाए, उनको किसी तरह से उनको मजबूर किया जाए कि या तो वो उनके साथ आ जाए, या तो लॉलीपॉप देके गाजर लटका के उसको ले लो, या एजेंसी के डर से ले लो। क्या ये विश्वास है इनका, या क्या इनकी गारंटी है? 2014 से पहले अंजना जी, जब सत्ता को कोई सवाल पूछता था तो लोकतंत्र का अधिकार माना जाता था, आज देशद्रोह माना जाता है। आज किसान हमारा अन्नदाता है, आज उसको देशद्रोही माना जा रहा है। तो ये परिवर्तन की कौन सी गारंटी है? देश नहीं समझ रहा है। और आपके माध्यम से देश को मैं कहना चाहूंगा, हाँ। ये अहंकार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अगर कांग्रेस पार्टी के साथ ये हो सकता है तो किसी के भी अकाउंट पे भाजपा कल डाका डाल सकती है। ये देश की जनता को समझना जरूरी है। कोई भी एक इश्यू को बना के आप सारे इश्यू को खत्म करके लोकतंत्र की आवाज को जो कुचलने का काम कर रहे हैं, देश की जनता इस षड्यंत्र को बड़ी बाती जानती है। और आने वाले दिनों में जो इंडिया शाइनिंग का हाल हुआ था, यही गुब्बारा बनके 400 सीट का गुब्बारा फटने वाला है, और भाजपा की असलियत देश के सामने आने वाली। ठीक है, वो इसे गुब्बारा करार दे रहे हैं। शाजिया जी इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन रोहन जी, एक सेकंड शाजिया जी, अभी आपने कहा गाजर दिखा के ले जाते हैं, तो गाजर देखकर आपके साथी उधर चले क्यों जाते हैं? ये भी तो समस्या है। गाजर दिखाया, चल दिए। बिल्कुल, देखिए गाजर जो होता है ना, दो ऑप्शन होते हैं, या तो गाजर ले लो या चाकू ले लो। ठीक है, गाजर को ना बोलते ही पीछे चाकू दिखता है, तो फिर कई लोग फिर क्या गाजर या चाकू में से कुछ तो कुछ सिलेक्ट करना ही पड़ता है। तीसरा ऑप्शन है नहीं, तो करे क्या? या गाजर या चाकू, तो चल जाता है, फिर क्या करें? ठीक है, जवाब दीजिए अब शाजिया जी, जवाब दीजिए। क्या गाजर, मूली, बैंगन की आप बात करने लगे? यहाँ पे बहुत ही संजीदगी से बात हो रही है। क्या कुछ हो रहा है? आप ही कर रहे हो। आपने इल्जाम लगाया कि आपके खाते को फ्रीज किया गया है और वो डकैती भाजपा कर रही है। दरअसल आप चाहते ही नहीं कि कानून जो सर्वोपरि है सबके लिए, वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, सबके लिए, दोनों के लिए उतना ही जिम्मेदार है और उतना ही उसकी जवाबदेही है। जो भी हमारी कानूनी एजेंसियां हैं, अगर आप टैक्स भरेंगे नहीं,
आप अपना खाता बही खाता दिखाएंगे नहीं, आप उसकी ऑडिट करेंगे नहीं, आप चाहेंगे उसमें से खर्चा भी निकलेगा, उसमें कैश भी की रिकवरी होगी, आप उसका किसी तरह से अकाउंट हिसाब किताब पढ़ना नहीं चाहेंगे, फिर आप चाहते हैं किसी तरह से आपको छोड़ दिया जाए क्योंकि आप विपक्ष हैं, आप एक स्पेशल कैटेगरी में हैं। अरे हम विपक्ष हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हम कुछ भी करके भागेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, घोटाला करेंगे, होगा क्या कह देंगे भाई राजनीति से प्रेरित है। ये तो बाकायदा आपके खाते से जाहिर है कि आपने खुद ही, और अब खुद मान रहे हैं इस बात को। दूसरी बात तो जरूरी बात, हमारे दूसरे भाई साहब यहाँ पे क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी का है, 6% लगभग ज्यादा है, लेकिन उसकी उतनी सीटें भी हैं। और अगर इतना बुरा लग रहा था आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स का आइडिया भाई साहब, और पारदर्शिता की तरफ आपकी पूरी तरह नजर थी और निगाह थी, तो आपके लिए आपने क्यों 1000 करोड़ उसमें से ले लिया? आप भी मना कर देते कि भाई जो भी आ रहा है हमारे पास, ये पूरा आइडिया इतना खराब है, असंवैधानिक है, तो आप भी ना डालिए। वो 1000 करोड़ आप भी तो ले रहे थे। ठीक है पर ये अरविंद जी एक सेकंड अरविंद जी सारा एक सेकंड आ रही हूँ रोहन जी एक सेकंड आ रही हूँ। अरविंद जी सारा ओनर्स मोरालिटी का विपक्ष पर डाल दीजिए कि आप क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे ले रहे थे। अरे उनको भी पार्टी चलानी है, उनको भी काम करना है। आप ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कल, और आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड पे घेर दिया है, रोक लगा दी है। कुछ नहीं घेर दिया। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि कोई भी कानून अगर पार्लियामेंट बनाती है तो उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी करे। एवरी एक्ट इज टू बी मेड इन कन्फर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोई पहली बार हो रही है? संवैधानिक कह दिया है। एक सेकंड प्लीज, संवैधानिक वर्ड ही यूज किया जाता है। अगर पॉलिसी में कोई डिफेक्ट है, अब इस पॉलिसी में डिफेक्ट क्या है? डिफेक्ट क्या है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है उससे कॉन्ट्रेरी है। इसमें डिफेक्ट क्या है कि राइट टू प्राइवेसी एक्ट है उससे कॉन्ट्रेरी है। क्यों किया? तो एक सेकंड दोज डिफेक्ट्स कैन बी क्योर्ड, उसमें कहां दिक्कत है भाई? ये इसके पीछे मंशा क्या थी ये आपको समझना पड़ेगा। मंशा ये थी कि काले धन पे रोक लगाई जाए। मंशा ये थी कि जो इलेक्शन प्रोसेस में जो पॉलिटिकल पार्टियां पहले गलत तरीके से पैसा देती थी, कोर्ट ने क्या कहा? ये तो काले धन को इधर लाने का, क्विड प्रो को करने का साधन बना हुआ होगा। देखिए कोर्ट की फाउंडेशन और बेसिस है जो सेटिसाइड करने की, वो मैंने आपको दोबारा बताता हूं। राइट कॉन्ट्रेरी टू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट नंबर 1, कॉन्ट्रेरी टू द राइट टू प्राइवेसी एक्ट। और अगर ये पैरामीटर उस पॉलिसी में डाल लिए जाएंगे तो पॉलिसी दोबारा आ सकती है। देखिए सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आप एक बार बताइए 400 कहां से आ जाएगा? कौन लोग ये कर रहे हैं? 400 पे भी आता हूं। जो खुद पैसे लिए, बीजेपी को मिले 5500 समथिंग, कांग्रेस को मिले 1100 करोड़, टीएमसी को मिले 960, फिर उसके बाद बीजेडी को मिले 662, और उसके बाद सबसे लास्ट कल वाले नंबर्स चला दीजिए। तो वो नंबर देख लीजिए। हम ये कह रहे हैं एक तरफ तो आप तो करके पैसे भी ले रहे हो और दूसरी तरफ आपके डिजाइन। जवाब दीजिए भाई रोहन जी, क्या बातें कर रहे हैं? ये कैसे चलेगा? ये कैसे चलेगा? पैसा तो आप भी ले रहे थे, वही इलेक्टोरल बॉन्ड से ले रहे थे। दोनों का जवाब दे दूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं दोनों का जवाब दे दूं। पहले शाजिया जी ने कहा, उसकी बात का जवाब दे दूं। मैं उनकी बात का एक ही चीज से कहना चाहूंगा, ना खाता ना वही जो भाजपा का है वो सही। देखिए देश में लॉज है, अगर कोई पार्टी या कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न टाइम से नहीं भरता तो उसके लिए पेनल्टी का प्रावधान है, जो हम मानते हैं, उसमें कोई बात नहीं। अगर कोई कैश डिपॉजिट होता है, प्रावधान है। आप पेनल्टी की जगह पे आप रिकवरी 210 करोड़ की लगा देंगे, कोई सुनवाई तो होगी। ये तो ऐसा हो गया अंजना जी कि क्योंकि हमारा सत्ता है, हमारी अहंकार है, हम कल किसी का भी अकाउंट फ्रीज कर दे। ये डर का माहौल देश में बना के रखा है अंजना जी। ये जो आज भाजपा जो सत्ता की बात कर रही है, टॉपिक बदल रहे हैं, टॉपिक बदल रहे हैं रोहन जी। लोकतंत्र बचा कहां पे? सर बिल्कुल मैं आ रहा हूं, उस पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। अब इलेक्ट्रॉन तो आप भी ले रहे थे, बिल्कुल नहीं बदल रहा हूं। अब बीजेपी वाले कहते हैं कि चूंकि वो सत्ताधारी है, ज्यादा लोग उनको पैसा देते हैं। पैसा तो आप भी ले रहे थे, एक बार नंबर्स दिखाइए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बात यहाँ पे चंदा, ये देखिए 1123 करोड़ की बात नहीं कर रहे हैं। जो देगा चंदा उसको मिलेगा धंधा। मैं वही बता रहा हूं, जो देगा चंदा उसको मिलेगा धंधा। बात यहां पे ट्रांसपेरेंसी की। पहले दिन से, जब से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लॉन्च हुई, तब से कांग्रेस पार्टी विरोध क्या कर रही है कि सिर्फ एसबीआई को इसके बारे में मालूम हुआ। देश की जनता का अधिकार है कि जो भी किसी भी पार्टी को
जो भी व्यक्ति या कोई संस्था पैसे देती है तो जनता का अधिकार है, क्योंकि ये सार्वजनिक मुद्दा है, ये लोकतंत्र है। देश की जो पार्टियां अगर इसको इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिला हुआ है तो उसको जो पैसा मिलता है देश की जनता को मालूम होना चाहिए। हम यही तो बात कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि क्यों, अरे भाई अगर आपने स्कीम किया है, अगर इसका मतलब ये हो गया कि मुझे इनकम टैक्स का स्लैब पसंद नहीं है तो मतलब इनकम टैक्स का स्लैब नहीं भरूंगा। स्कीम तो आपकी सरकार की है। और पहली बार देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि देश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के नियम को असंवैधानिक किया जाए। शाजिया जी, आपसे सवाल पूछता हूं कि आपकी सरकार को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? एक्शन तो आपकी सरकार के खिलाफ होना चाहिए। जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उस स्कीम को आप लेके चल रहे हैं। 6,000 करोड़ से ज्यादा पैसे आपने इकट्ठे किए, आपको जवाब तो आपसे लेना चाहिए संस्थाओं को। रोहन जी, मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रही हूँ। ठीक है, शाजिया जी जवाब दीजिए। उसके बाद सर थोड़ा सा डेटा निकालिए कि आप लोग कैसे बहुमत पाएंगे। रोहन जी, उस पर भी आना चाहिए। हाँ ठीक है, शाजिया जी देखिए, सबसे पहले मैं रोहन जी वो भी रेडी है, आंकड़ा रेडी है अंजना जी। ठीक है, इसके बाद शाजिया जी। रोहन जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आप बात कर रहे हैं कि इसमें किसी तरह से पारदर्शिता की कमी थी, पहले क्या इश्यू था? काले धन को लेकर इश्यू था और लोग क्या करते थे। मैंने इस पर बहुत काम किया है, इसलिए मैं इसके बारे में सब कुछ जानती हूँ। 20,000 रुपए से ज्यादा जो भी होता था उसकी जवाबदेही होती थी। लोग उसके लिए क्या करते थे? जो रजिस्ट्रेशन होता था उसके लिए लोग क्या करते थे? 19,999 के बहुत सारा चंदा दे देते थे और कैश से कम माना जाता था। अब इसी बात को, एक तो है कि आप चंदा दे रहे हैं ब्रीफ केसों में और लोड करा रहे हैं पार्टी ऑफिसेस के रेयर ऑफिस में। यहाँ पे हो रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए आप खरीद रहे हैं वो बॉन्ड, और वह पैसा इस्तेमाल हो रहा है इलेक्टोरल काम में, यानी कि चुनावी काम में। यानी कि सारा की सारा पैसा कैश में नहीं है, चेक के जरिए डाला जा रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। सोचिए इसका क्या असर पड़ रहा है। और जिसको जानना है, यानी कि अगर कभी जरूरत पड़ी किसी खास चीज के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन सबको दी जाएगी, लेकिन कम से कम कैश का इस्तेमाल नहीं है। चुनावी जो पूरी तरह से जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसमें पैसा जा रहा है, उसका लेखा जोखा है, पूरा डिजिटल उसका ट्रेल है। ये कहीं से भी कैश को देकर पैसे को और किसी तरह की अकाउंटेबिलिटी को खत्म करने वाली जो पहले वाली बात थी, ये वो खत्म करता था। ये सिस्टम उस सिस्टम से बेहतर था। और बहुत से डोनर ऐसे चाहते हैं जो कैश में भी देते होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं समझी ना आपकी ये गोपनीयता बनी रहती थी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और ही कहा है, हम उसका सम्मान करते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नहीं माना ये। राइट टू प्राइवेसी और राइट टू इंफॉर्मेशन दोनों मौलिक अधिकार हैं और उन दोनों के बीच में तकरार है और इसीलिए इसको समझना होगा। और एक तरह से रिप्रेजेंटेशन किसी भी डोनेशन में ओपेसिटी आ जाए, ठीक है, पारदर्शिता खत्म हो जाए। ठीक है शाजिया जी, डोनर्स जो पैसा थोड़ा आज के टॉपिक पे आते हैं के आधार पर वो पैसा दे रहे थे। ठीक है।